देश दुनिया के हालात से लेकर आपके गांव शहर की बात होगी, और वो भी ब्रेकलेस। नमस्ते इंडिया, मैं हूं आपके साथ अंजीत। और ठीक आपने आयुषी, आज कई ऐसी बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं जिसका है आपसे सीधा कनेक्शन। बिल्कुल, कोहरे से लेकर प्रदूषण और चना कैसे बन गया आपकी जान का दुश्मन। आपके हक की लड़ाई दिल्ली की सड़कों पर पहरा क्यों है आई, तो किन खबरों से है आपका सीधा सरोकार, आइए एक उसकी झलक आपको दिखाते हैं। तो बड़ी बात यह है कि घना कोहरा धीरे चलना, कोहरे ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 8 बजने वाले हैं लेकिन अभी भी अंधेरा है, आगे अलर्ट करेंगे आपको। प्रदूषण बेकाबू, नए नियम लागू। आज से दिल्ली में BS6 से नीचे की गाड़ियां नहीं जा पाएंगी। आपकी गाड़ी भी तो कहीं BS6 से नीचे की नहीं है, बताएंगे आपको। कोहरे का कहर, क्रिकेट पर असर, कल मैच को रद्द करना पड़ा, कोहरे का ऐसा कहर था। चौथी खबर, विपक्ष वर्सेस सरकार, कब तक चलेगी ये तकरार, क्योंकि आने वाले वक्त में पार्लियामेंट नहीं चल पाई, उसके पीछे की वजह यह थी कि लगातार बवाल देखने को मिला है। इसके अलावा भारत टैक्सी, सस्ता किराया, जी हां, एक नया ऑफर है आपके लिए। ये क्या है ऑफर, कैसे आप सस्ते में सफर कर पाएंगे, बताएंगे। जहरीला चना, सावधान रहना। जी हां, इतनी ज्यादा मात्रा में जहरीला चना मिला है कि आप सोचकर भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर क्या है, बताएंगे आगे। इसके साथ ही मिलावट के विरुद्ध अब निर्णायक युद्ध, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। NSA तक लगाने की बात कह दी गई है। बुर्के पर तनातनी, नीतीश को धमकी, क्या है पूरी खबर, आगे विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा ई सिगरेट पर सुलगी सियासत, पिछले कुछ दिनों से ई सिगरेट को लेकर के लगातार बयानबाजियां और पार्लियामेंट में भी ये बातें सामने आई, बताएंगे आपको। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कोर्ट ने कह दिया है कि ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन क्या है कोर्ट का तर्क, बताएंगे। इसके साथ ही AI टोल सिस्टम झंझट होगा खत्म। जी हां, अब आने वाले वक्त में टोल की झंझट खत्म होने वाली है, क्योंकि ये सब कुछ AI पर जाने वाला है। तो ये तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हेडलाइन के लिए चलते हैं आयुषी के पास। बिल्कुल, अंजीत ने वो खबरें आपको बताई जिसपे आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आज से सख्त पाबंदियां लागू। BS6 वाहनों को ही मिलेगी राजधानी में एंट्री। पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए वाहनों की PUCC जरूरी। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज लोकसभा में चर्चा। प्रियंका गांधी करेंगी चर्चा की शुरुआत। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव दे सकते हैं चर्चा में जवाब। दिल्ली NCR में आज कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। लखनऊ में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 मैच कोहरे की वजह से हुआ रद्द। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उठाए सवाल, बोले स्मॉग की वजह से रद्द हुआ मैच, मुंह ढक लीजिए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। जी राम जी पर लोकसभा में कल देर रात तक हुई चर्चा, जवाब देंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यसभा में भी आज पेश हो सकता है बिल, विपक्ष कर रहा है सेलेक्ट कमेटी में भेजने की। जर्मनी दौरे पर गए राहुल गांधी ने किया BMW के प्लांट का दौरा, कहा भारत में मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है गिरावट। बीजेपी ने राहुल के दावे को झूठा बताया। ओमान दौरे पर गए PM मोदी की आज सुल्तान हैथराम बिन तारिक के साथ बैठक। दोनों देशों के बीच आज मुक्त व्यापार समझौते पर भी होंगे हस्ताक्षर। टेक्सटाइल से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में खुलेंगे नए अवसर। 2 साल की सजा मिलने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री माणिक राव कोकाटे से छीने गए विभाग। अजीत पवार को मिला चार्ज, बिना विभाग के मंत्री बने कोकाटे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी रही, राज्य सरकार ऐसे जोड़ों की रक्षा के लिए बाध्य। गोवा अग्निकांड मामले में लूथरा बंधुओं से पूछताछ जारी। 5 दिन की रिमांड पर भेजे गए हैं लूथरा ब्रदर्स। अब 22 दिसंबर को कोर्ट के सामने किया जाएगा पेश। बेकाबू हुई जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के जंगलों में लगी आग, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको कोहरे के कोहराम की तस्वीरें दिखाते हैं। सफेद आफत ने कैसे आपके शहरों में आपकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, उसकी तस्वीर आपको देखना चाहिए।
बिल्कुल, तो कोहरा ऐसा है कि रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है और हालात ये हो गए हैं कि ऑरेंज अलर्ट इसके लिए जारी कर दिया गया है, यानी कि आने वाले समय में भी कोहरा और परेशान आपको कर सकता है। और कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, यानी कि कई ट्रेनें लेट हो गई है, कई फ्लाइट कैंसिल हो गई है, कई बसें रुक गई हैं। और साफ तौर पर प्रशासन ये कह रहा है, अगर आप बाहर निकल रहे हैं इस घने कोहरे में, अगर आप सफर कर रहे हैं इस घने कोहरे में, तो सावधानी बरतिए, नहीं तो हादसे का शिकार आप हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि अलग अलग जो जगहों से खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि कोहरे ने कैसे लोगों को परेशान कर दिया है। और ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए, अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें, और ये बताने के लिए काफी हैं कि किस कदर लोग परेशान हैं। लोगों को सुबह और शाम को यानी रात को निकलना मुश्किल हो रहा है। तो ये तस्वीर आप देखिए, मेरठ की तस्वीर आपके सामने है, आनंद विहार दिल्ली की तस्वीर आपके सामने है, नजफगढ़ की तस्वीर आपके सामने है, इसके अलावा गाजीपुर की तस्वीर आपके सामने है। बिल्कुल, अब देखिए दिल्ली में कोहरे का कैसा आतंक देखने को मिल रहा है। करनाल में भी हालात ऐसी हैं, आरके पुरम, दिल्ली का इलाका, धौला कुआं और कश्मीरी गेट में भी सुबह कुछ ऐसे ही हालात नजर आए जब घना कोहरा यहां पर छाया हुआ दिखाई दिया। तो लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है और कोहरे की वजह से हवा से लेकर जमीन तक रफ्तार का ब्रेक लग चुका है। फ्लाई राडार 24 के अनुसार अभी 35 से अधिक उड़ानें दिल्ली एयरपोर्ट पर निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं और बड़ी संख्या में ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। 22 से अधिक ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं और ये सिर्फ लेट 25 मिनट 30 मिनट नहीं है, कई घंटे की देरी से ये ट्रेनें चल रही हैं। और ये बड़ी बात यह है कि आने वाले वक्त में ये मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। माना यह जा रहा है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इससे जुड़ी बड़ी खबर, कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार देखिए थम गई है और देरी से चल रही हैं 22 से ज्यादा ट्रेनें और कई घंटे की देरी से ये ट्रेनें चल रही हैं। इसके अलावा 35 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। बिल्कुल, न सिर्फ जमीन पर बल्कि हवा पर भी जो है असर देखने को मिल रहा है कोहरे का। अब देखिए 22 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो गई हैं, साथ ही साथ 35 से ज्यादा जो उड़ानें हैं उनमें भी देरी देखने को मिल रही है और जमीनी स्तर पर भी जो अब एक्शन है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा इसे लेकर। और आप देखिए कि किस तरह से अब कोहरे को लेकर के योगी आदित्यनाथ भी सक्रिय हो गए। वो ये कह रहे हैं कि इस पर क्या क्या तैयारी है आपको दिखाते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोहरे को लेकर सभी अलर्ट रहे। हादसों के बीच योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है और यह कहा है कि एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, ओवर स्पीडिंग और ओवरटेकिंग पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। कोहरे में सुरक्षित यात्रा के लिए एडवाइजरी का सख्ती से पालन हो। कोहरे के दौरान जनता की सुरक्षा में कोई कोताही न बरती जाए। घने कोहरे के दौरान ट्रैफिक और पुलिस प्रशासन सड़कों पर मुस्तैद रहेगा। हाईवे पर शहरों की खराब स्ट्रीट लाइट्स को फौरन ठीक किया जाएगा। सड़कों पर जहां अंधेरा अधिक रहता है वहां जल्द लाइट की व्यवस्था हो। सभी हाईवे और प्रमुख सड़कों पर रिफ्लेक्टर्स और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं ताकि कम विजिबिलिटी में ड्राइवर सतर्क रहें। क्रेन और एम्बुलेंस 24 घंटे 7 दिन तैनात रखी जाएंगी। 24 घंटे में यूपी के कई जगहों पर कोहरे की वजह से हादसे हुए। इन हादसों में 25 लोगों की जान चली गई, 59 लोग इस पूरे हादसे में घायल हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है कि नहीं, सावधान रहना पड़ेगा अधिकारियों को और फौरन उनको आदेश दिया गया है। और आपको बताते हैं कि अगली जो खबर है वो खबर बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि कोहरे की वजह से क्या हुआ है बताइए आयुषी। बिल्कुल, देखिए कोहरे की वजह से खेलों पर भी असर पड़ रहा है। लखनऊ में इंडिया साउथ अफ्रीका का चौथा T20 मैच रद्द हो गया है कोहरे की वजह से और ये BCCI ने कहा है कि मैच को रद्द कर दिया गया है। मैच रद्द होने पर राजनीति भी तेज हो गई है। कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग के कारण मैच रद्द हुआ है। अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि शशि थरूर अब ये कह रहे हैं कि तिरुवनंतपुरम में मैच होना चाहिए था, अगर यहाँ मैच होता तो मैच रद्द नहीं होता। बहुत है सर, एक्चुअली मेरी फैमिली का फर्स्ट टाइम था लाइक इन माय लाइफ और कई लोग थे, हमारे ब्रदर ने सब आए हुए थे लाइक फर्स्ट टाइम टू वॉच अ मैच, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। आई थिंक वेदर कंडीशंस देख के करना चाहिए बिकॉज
एट लास्ट हमारा लॉस होता है। हम हॉटस्टार पे हम लोग कमेंटेटर के सुन रहे थे, वो लोग बोल रहे थे अक्सर बारिश की वजह से कैंसिल होता है, पहली बार फॉग की वजह से कैंसिल हो रहा है। अच्छा, इनको ये कैसे नहीं पता कि दिसंबर में मैच हो रहा है, दिन का मैच रखना चाहिए था। पब्लिक की निराशा एकदम पराकाष्ठा पे है और हर आदमी बहुत ही ज्यादा दूर दूर से, हमारे घर में खुद 250-300 किलोमीटर से बच्चे आए थे मैच देखने के लिए और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड सब फील कर रहे हैं। हमें तो वैसे बेसिकली दिख रहा था कि स्टेडियम में फॉग नहीं दिख रहा है, पता नहीं अंपायर्स को क्यों नहीं फॉग नजर आ रहा था। हम लोग पीछे से देख रहे थे कि बिल्कुल क्लियर स्क्रीन था। अरे एकदम से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि पूरा का पूरा दिल टूट गया। जिला हाथरस से आए हैं मैच देखने के लिए स्पेशल, फिर भी मैच इन्होंने रद्द कर दिया। 250 किलोमीटर, अब बताओ क्या करें, दिल तो टूटेगा ही। जब कोहरा पड़ रहा है तो मैच इनको दिन को रखना चाहिए था यहाँ पर लखनऊ में। ये टाइम बदल सकते थे मैच का। अब देखिए, मैच रद्द होने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। क्या पोस्ट किया है वो जरा आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। तो ये शशि थरूर का ये एक्स पर पोस्ट आप देख रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर मैच तिरुवनंतपुरम में होता, जहां पर AQI 68 पर है अभी फिलहाल, वहां मैच रद्द नहीं होता, क्योंकि बाकी जगहों पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब श्रेणी में है। और बड़ी खबर बताते हैं आपको, लखनऊ कोहरे के कारण स्कूलों का समय बदल गया है। डीएम ने सभी स्कूलों को आदेश जारी किया है। अब सुबह 9 बजे से खुलेंगे सरकारी स्कूल। पहले 7 बजे का समय था, लेकिन अब इसमें फिलहाल बदलाव कर दिया गया है। बिल्कुल, सिर्फ देखिए ट्रेनों पर, फ्लाइट्स पर असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। अब सुबह 9 बजे से 12 बजे तक जो है क्लासेस चलेंगी। तो देखिए, दिल्ली में भी असर पड़ रहा है। दिल्ली में आज से केवल 26 वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। वाहनों की जांच के लिए 126 चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और 580 पुलिस कर्मियों को निगरानी के लिए लगाया गया है। साथ ही 37 प्रखर वैन तैनात किया गया है। पेट्रोल पंप पर बिना PUCC के नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। केवल जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को ही इससे छूट मिल सकती है, बाकी किसी को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा अगर PUCC का सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये आज से सख्ती हो रही है देश की राजधानी दिल्ली में। ये खबर आपके काम की है। तो प्रदूषण को लेकर ये बड़ा कदम अब दिल्ली सरकार का, आज से जो सख्ती है वो देखने को मिलेगी। और क्या दिल्ली में अगर ये जो सख्ती है देखने को मिलेगी और उसके बाद क्या असर होगा, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और जानकारी इसके साथ ही आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार AQI बढ़ता जा रहा था उसकी वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो है कोहरे की मार भी देखने को मिल रही है। अब इसकी वजह से क्या अब सख्ती आज देखने को मिलेगी। आप देखिए, केवल जो 26 गाड़ियां हैं उन्हीं यहाँ पर एंट्री मिलेगी और माना यह जा रहा है साथ ही साथ जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को भी इसमें छूट मिलने वाली है। इसी के साथ अगर निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहन हैं उन पर भी बैन लगाया गया है। नो PUC यानी कि नो फ्यूल नियम जो है वो आज से लागू हो गया है। बिना PUCC के आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा और अगर CNG की गाड़ी है तो CNG भी नहीं मिलेगा। जांच के लिए 580 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 126 चेक पॉइंट बनाए गए हैं और पेट्रोलिंग के लिए 37 प्रखर वैन तैनात की गई है। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरे लगे हुए हैं। वॉइस अलर्ट सिस्टम का इस्तेमाल भी पुलिस करेगी और साथ ही साथ गूगल मैप्स से 100 ट्रैफिक हॉटस्पॉट की पहचान की जाएगी। तो ये वो तमाम तैयारी है जो दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। और अंजीत, क्या हालात बने हुए हैं दिल्ली में, जरा तस्वीरें आप दिखाइए। बिल्कुल, तो जरा देखिए कैसे दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सख्ती बरती जा रही है और कैसे बिना PUCC वाले वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली में लोगों की बड़ी टेंशन, और आप देखिए कि किस तरह से अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ आज BS6 से नीचे की जो गाड़ियां हैं दिल्ली में नहीं जा पाएंगी। वायु प्रदूषण दिल्ली का जो AQI है वो बढ़ रहा है, लगातार गंभीर कैटेगरी में बना हुआ है। तो उसके मद्देनजर ये पॉलिसी जो है वो सरकार की तरफ से लागू की गई है। कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही सराहनीय है कि सरकार इस पे प्रतिबद्ध भी है और पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि ये पॉल्यूशन कम हो। और इनके लिए इन्होंने हमारे पंपों पर डिवाइसेस लगाए हैं, जिसमें कि कोई भी कस्टमर अगर जो अपनी गाड़ी लेकर फ्यूल डलवाने की गाड़ी में आता है तो वो डिवाइस काम करती है और डिवाइस पे वो नंबर जो है वो एक्टिवेट होकर और वो साउंड करता है कि आपकी पॉल्यूशन जो है वो ख़त्म हो गया, पहले पॉल्यूशन चेक कराइए।
हमारा मकसद है उनको बता देना कि इस गाड़ी में आवाज़ आई है या इसको जो आपकी जो सिस्टम लगा है उसमें ये जो है पॉल्यूशन का इसके अंदर सर्टिफिकेट नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट को भी कन्वे करना चाहेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है कि हमारा जो लड़का जो 10वीं पास भी नहीं है उसको वैलिड सर्टिफिकेट वैलिड PUC देखे या फिर उसके ऊपर जो स्टिकर या मार्किंग है वो दिल्ली गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं या फिर पुलिस के अधिकारी हैं वो पंपों पर रहें, तभी ये इम्प्लीमेंट अच्छे से हो सकता है। अदरवाइज हमारे लिए ये छोड़ के रखेंगे तो ये बहुत परेशानी का कारण बन जाएगा। तो अगर आज आप भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो इन जो नियम कानून है उनका पालन जरूर कीजिएगा, नहीं तो भारी जुर्माना आप पर ठोका जा सकता है और आपको एक बड़ा जुर्माने की रकम दी जा सकती है। और क्या हालात है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, कैसे नियम कानून को मनवाने की तैयारी है, रवीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं मयूर विहार से, उनसे ही जान लेते हैं। और रवीश, क्या तैयारी है, क्योंकि आज एक तरफ तो लगातार AQI भी बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ कोहरे की भी मार है, क्या तैयारी है सरकार की और कैसे ग्राउंड जीरो पर काम किया जा रहा है? जी देखिए, सरकार ने ये फैसला बहुत अचानक लागू किया है और यही वजह है कि अभी ज़मीन पर इस तरीके की कोई तैयारी नहीं दिख रही है। मैं बताऊं कि नो PUC नो फ्यूल आज से शुरू हो रहा है और आप देखिए कि मैं एक पेट्रोल पंप पर हूं। शायद ही यहाँ किसी से PUC जो है वो मांगा जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल पंप की दिक्कत यह है कि अगर किसी से वो मांगते हैं तो फिर अगला झगड़ा करने के लिए तैयार है या वो दिखाने के लिए नहीं तैयार है। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो इस तरीके से हो रही है। अच्छा, आपके पास में PUC सर्टिफिकेट है? आपके पास में प्रदूषण का सर्टिफिकेट है? ये गाड़ी कितनी पुरानी है? ये गाड़ी ज्यादा पुरानी नहीं है, घर वालों की है। सर्टिफिकेट दिखाया आपने? पॉल्यूशन जो करवाते हैं हाँ वो करवा रखा है। करवा रखा है, लेकिन तेल भर गया, सर्टिफिकेट आपके पास में आपने नहीं दिखाया। सर्टिफिकेट आपने नहीं दिखाया? वो घर पे होगा ना, मैं तो अभी किसी काम से आया था बाहर, तो इस मारे ये अभी उस तरीके का कोई ज़मीनी स्तर पर अभी उसको सख्ती के साथ में लागू नहीं किया जा रहा है। हालांकि जो दिल्ली के बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर जो गाड़ियाँ BS6 नहीं हैं उनको ज़रूर रोका जा रहा है। वहाँ पर 126 पॉइंट पर 560 के आसपास में पुलिस वालों को लगाया गया है। लेकिन फिलहाल इतनी बड़ी दिल्ली में जहाँ पर 550 से ज़्यादा पेट्रोल पंप है वहाँ पर ज़मीन पर सख्ती के साथ में नियमों का पालन हो, इसके लिए सरकार को कुछ दिन पहले से ही पूरी तैयारी रखनी होगी। हालांकि ये जो NPR कैमरा हैं वो लगाए गए थे कुछ दिन पहले, लेकिन वो भी कैमरा और लाउड स्पीकर अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल जो पेट्रोल पंप पर है उस तरीके से सख्ती के साथ में लागू करने की अभी कोई व्यवस्था नहीं। आप देख सकते हैं कि ऐसे पेट्रोल पंप पर तमाम सारे जो पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर सुरक्षा के भी कोई उस तरीके के बंदोबस्त नहीं है कि कोई पुलिस वाला यहाँ पर खड़ा हो या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कोई शख्स हो। तो निश्चित तौर पर इस नियम को लागू करने के लिए अभी और तैयारी की ज़रूरत है और लोगों के अंदर जागरूकता करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए कोहरा आप देखिए कि कितना ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में लोगों को खुद अपनी गाड़ियाँ का प्रदूषण जो टेस्ट है उसको समय समय पर करवाना चाहिए। और जो भी अभी BS6 गाड़ी की एंट्री दिल्ली में नहीं है, अब आप सोचिए कि नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद में अकेले तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं उनके पास में BS6 वो गाड़ियाँ नहीं हैं। और वो सारे लोग जो है वो या तो गुड़गांव जाते हैं नौकरी करने के लिए या दिल्ली आते हैं। तो ऐसे लोगों को जरूर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सरकार का ये कहना है मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये समझना पड़ेगा। फिलहाल शुक्रिया रवीश आपका इस तमाम अहम जानकारी के लिए। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। दिल्ली के इस हालात पर कैसे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पिछली सरकार को घेरा है, उससे पहले सुनाएंगे आपको कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा, लेकिन लोगों ने क्या कहा इस पूरे फैसले पर, वो आपको सुनना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कोहरा है, बट मैं बताना चाहूँगा कोहरा नहीं, ये पॉल्यूशन है। और मेनली मैं अपनी वीडियो का शूट लेने आया था अक्षरधाम से, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है। अक्षरधाम दिखने कोई राजी नहीं है क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है। अक्षरधाम तो दिख नहीं रहा है पीछे दिल्ली के पॉल्यूशन की वजह से। सो वही है कि 1 साल से मैं यहाँ पे पॉल्यूशन देख रही हूँ यहाँ पे, और मेरी ऐसा है कि दिल्ली की गवर्नमेंट से कहना चाहूंगी कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे कह लो एक्सीडेंट हो रहे हैं। प्रीवियस 1 ईयर से मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इतना ज्यादा ही पॉल्यूशन है, पता नहीं लोग कैसे रहते हैं।
तो लोगों का रिएक्शन आपने सुना, अब आपको सुनवाते हैं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा है और कैसे पिछली सरकारों को घेरा है, वो भी आप सुनिए। आम आदमी पार्टी जो 10 साल की बर्बादी जिनकी हम झेल रहे हैं, जिनका हर दिन पोल्यूशन आज के साल के मुकाबले ज्यादा रहता रहा, जो मैंने अभी भी आंकड़े बताए कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, ये पिछले आंकड़ों से देखकर बताया। हमारे समय पे ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम यत्नशील हैं, लेकिन वो जानबूझकर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जगह जगह आग लगा रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं। वो रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरीके का AQI बढ़ जाए, वो दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं कर रहे। और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहरीली हवा की गूंज संसद परिसर में भी सुनाई दी। यहां जहरीली हवा पर प्रदर्शन हुआ। सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए अब फिलहाल तैयार हो गई है। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आज सदन में चर्चा होगी और सदन में यह चर्चा नियम 193 के तहत कराई जाएगी। तो जहरीली हवा पर प्रदर्शन चल रहा है और चंद्रशेखर आपको नजर आ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए जहरीली हवा को लेकर के। और आज सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई। नियम 193 के तहत यह चर्चा होगी। बिल्कुल अंजीत, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर हम लगातार देख रहे थे, विपक्ष शुरुआती दौर से जो है चर्चा की मांग कर रहा था। अब आपको दिखाते हैं जरा कि AQI कहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं और क्या जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आने वाले समय में कैसे इसका असर और देखने का, ये जरा आपको बता देते हैं। AQI कैसे पहुंच गया है, AQI हाई कब होगी कार्रवाई, शहर शहर हालात आपको समझाते हैं। दिल्ली का AQI 355 पर पहुंच गया है, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली का AQI है। नोएडा में 364, बेहद खराब श्रेणी में। गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां भी हालात जस के तस बने हुए हैं, 348, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में। और मेरठ में 303 पर जो AQI है वो पहुंच गया है, यानी कि ये भी बेहद खराब है। चंडीगढ़ की हवा भी लगातार जहरीली होती जा रही है, क्योंकि 289 पर यहां की हवा पहुंच गई है, AQI बेहद खराब है। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हालात आप देखिए, 274 पर जो AQI है वो पहुंच गया है, यानी कि यहां भी हवा बेहद खराब है। गुरुग्राम में 261, हावड़ा में 223 और आसनसोल में 228 AQI पहुंच गया है। रोहतक की अगर बात की जाए तो यहां भी स्थिति वैसी ही है, बेहद खराब श्रेणी में जो हवा है 300 AQI यहां पर दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर में 290 और जयपुर की अगर बात की जाए तो 209 पर यहां पर AQI पहुंच गया है, जो भी खराब श्रेणी में आता है। और पुणे की अगर बात की जाए तो 228 पर AQI पहुंच गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। और लगातार इस पर काम करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन जो हालात है वो जस के तस बने हुए हैं। अब एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जी राम जी से जुड़ी हुई, जिसे लेकर लगातार जो हंगामा मचा हुआ है। और अंजीत आगे का अपडेट उससे लेकर आपको बताएंगे। तो जी राम जी को लेकर लगातार जो है विपक्ष हंगामा कर रहा है, क्योंकि गांधी जी का नाम हटा दिया गया, एक नया नाम दिया गया। और अंजीत लगातार इस पर बवाल भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आयुषी, बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई बताते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VVG राम जी बिल को लेकर संसद और संसद के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। कल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसद में इस बिल को पेश करने के साथ ही विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष का आरोप है कि इस बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाकर उनकी विरासत का अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सदन में कहा, देखो दीवानों, राम का नाम बदनाम मत करो। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे नाम बदलने की सनक बताया और बापू की तस्वीर को लेकर विरोध किया। विपक्षी सांसदों ने इसे लेकर संसद के बाहर और अंदर जोरदार प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि जो नया बिल है वो गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करेगा, रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करेगा और ग्रामीण विकास को मजबूत भी बनाएगा। आपको बता दें कि बिल पर बहस आज भी जारी रहेगी और विपक्ष इस बिल को सेलेक्ट समिति में भेजने की मांग कर रहा है। तो इस बिल को लेकर संसद में प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापू जी का पूरा सम्मान
सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैहिक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा, हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति जनजाति उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। तो इस बिल को लेकर संसद में कल से शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी। विपक्ष बिल का जोरदार विरोध कर रहा है। तो आपको बता दें कि सरकार इसकी खासियत बता रही है। सरकार का कहना है कि नया बिल गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपनों को पूरा करेगा। बिल में क्या बदलाव है, उसको लेकर क्या विवाद हो रहा है, ये आइए आपको बताते हैं। देखिए, लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पेश हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी खत्म होगा। इस कानून की जगह नया कानून लेगा। नए बिल में काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर गांवों का विकास है। मनरेगा में 15 दिनों में मजदूरी भुगतान का प्रावधान था। नए कानून में हर हफ्ते मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान है। मनरेगा में पहले खर्च सिर्फ केंद्र उठाता था, लेकिन अब 10 से 40% तक राज्यों को देना होगा। बुआई कटाई के समय 60 दिन रोजगार नहीं मिलेगा, जिससे उस समय मजदूरों की कमी ना हो। मनरेगा में मांग के मुताबिक हर राज्य को आवंटन किया जाएगा। नए कानून में एक तय राशि दिया जाएगा। मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। मनरेगा में 12 करोड़ से ज्यादा कामगार रजिस्टर्ड हैं और वो काम करते हैं। और बड़ी बात यह है कि बिल को लेकर दिग्विजय सिंह और जगदम्बिका पाल क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनना चाहिए। तो महात्मा गांधी को उनकी विचारधारा तो ये पालन कर नहीं सकते, और पूरी महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है उन्होंने मोदी जी ने उनके चश्मे में समेट दिया था। आज महात्मा गांधी का नाम अगर नरेगा में है तो उसमें आपत्ति उनको क्या थी? उन्होंने इस पूरी योजना को भी बहुत ही कमज़ोर कर दिया है और काफ़ी कम कर दिया है, और राज्यों को जो केवल 10% जमा करना पड़ता था अब 40% जमा करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का विकसित भारत की उस कल्पना को वास्तविकता के धरातल पे मूर्त रूप देने वाला है। मनरेगा में जो 100 दिन मिल रहा था, अब इस विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन मिलेगा। तो इसके पीछे एक तर्क और था विपक्ष का, और यह तर्क ये था कि जब आप ये कह रहे हैं कि राज्यों को पैसा देना होगा 10% से लेकर 40% तक, तो बहुत सारे राज्यों के पास पैसा ही नहीं है, तो उसके बाद आखिर क्या होगा, इसको लेकर के तकरार आज भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगली बड़ी खबर भी संसद में हंगामे से जुड़ी हुई है, बताएंगे आयुषी, बताइए। बिल्कुल, और बड़ी खबर यह है कि ग्रामीण रोजगार, गांव की आत्मनिर्भरता और महात्मा गांधी की विरासत को लेकर पेश नए बिल पर लोकसभा में औपचारिक बहस की शुरुआत हुई, जो देर रात तक चली, और आज भी इस पर चर्चा होगी। चर्चा पर मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में जवाब देंगे। और आपको बता दें कि कल देर रात तक इस पूरे मामले पर चर्चा हुई, और आज भी माना जा रहा है कि इस बिल को लेकर चर्चा होगी। और विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है नाम बदलने का काम कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। कल चर्चा में 98 सदस्यों ने भाग लिया था। वीबीजी जी राम जी बिल पर आज भी चर्चा होगी। तो कल 1:30 बजे तक जो लोकसभा में चर्चा हुई। अब नए बिल को लेकर सरकार की तरफ से क्या दलीलें दी गई है और क्यों आखिरकार ये हंगामा किया जा रहा है, अंजीत जरा समझा दीजिए। बिल्कुल, आप ये देखें कि इस पूरे मसले को अगर हम देखें तो गांधी जी के नाम को लेकर के ज्यादा संग्राम है, बशर्ते इस बिल के नाम को लेकर के। और वो क्या है ये आपको बताते हैं। देखिए, दरअसल महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। नए बिल से बापू के राम राज्य का सपना साकार होगा, यह दलील फिलहाल दिया जा रहा है। गांधी के विचारों पर ही सरकार की योजना है। 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी है। रोजगार गारंटी के लिए 1.51 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये स्थिति है, और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले में आपको बताएं कि सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार और विपक्ष के अपने अपने तर्क है, और इसके बाद अगली खबर आपको दिखाते हैं। और अगली खबर के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी आयुषी, जो बताएंगे कि ई सिगरेट पर
क्यों मच गया है बवाल। बिल्कुल अंजीत, और संसद में इससे पहले हमने देखा था इस पूरे मामले को लेकर पहले बवाल हो चुका है। अब ई सिगरेट पीते हुए एक तस्वीर जो है काफी वायरल हो रही है और ये है टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद की। अब इस तस्वीर को लेकर जो है वो बवाल मचा हुआ है। इस पर टीएमसी से जवाब की मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कह रही है कि अपने सांसद पर कार्रवाई करे। आपको बता दें यही वो तस्वीर है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बीजेपी ने ये वीडियो जारी किया है क्योंकि इससे पहले जो है टीएमसी ने सबूत मांगे थे कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि हमारे सांसद ने ऐसा कुछ काम किया है संसद में तो आप उसके सबूत दीजिए। और अब सबूत के तौर पर बीजेपी ने यह वीडियो जारी कर दिया है। अब इसे लेकर जो है काफी सवाल उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी बड़ी तेजी के साथ जो ये वीडियो है ये काफी वायरल हो रहा है। और इस पूरे मसले पर बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, एक मिनट प्लीज। उसके लिए मुझे कोई प्रमाण तो देना होगा ना। प्रमाण मेरे पास है नहीं, मुझे मालूम है खाते हैं लेकिन प्रमाण मेरे पास है नहीं तो मैं क्या करूं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई आदमी, एक जिम्मेवार व्यक्ति को बात करना चाहिए। 0 वार हमारे सभी सांसदों के लिए होता है। वो समय बर्बाद कर रहे थे और अध्यक्ष जी ने उनको लताड़ा। किसने किया? किसी का भी नाम ले लो, किसी का नाम नहीं तो कौन नाम तो लो। मैं भी बोल दूं कि बीजेपी के एमपी 40% लेते हैं, कमीशन खाते हैं ये सरकारी कामों में। तो देखिए ई सिगरेट को लेकर संसद में घमासान मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, सबूत मांगे जा रहे हैं। लेकिन ई सिगरेट भारत में बैन है और कितना खतरनाक है ये भी हम आपको बता देते हैं। किस तरीके से भारत में इसे बैन करने के बाद लगातार ऐसे जो मामले हैं वो सामने आ रहे थे और उसकी भरपाई भी हुई है। अब ई सिगरेट कितना खतरनाक हमारी सेहत के लिए हो सकता है। ई सिगरेट वेप या वेप पेन बैटरी से चलता है। इसके इस्तेमाल से लिक्विड को भाप में बदला जाता है और इससे निकलने वाला जो धुआं है वो सांस के साथ अंदर जाता है। ये केमिकल सेहत के लिए बेहद खतरनाक माने जाते हैं और इस सिगरेट में एक्रोलीन भी होता है जो कि फेफड़ों के लिए काफी हानिकारक होता है। इससे अस्थमा और फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। इस सिगरेट को निकोटीन फ्री होने का दावा भी किया जाता है, लेकिन ई सिगरेट में भी निकोटीन की थोड़ी मात्रा होती है। इनका सबसे बुरा प्रभाव सेल्स पर पड़ता है और भारत सहित 37 देशों में ई सिगरेट बैन है। बावजूद इसके ई सिगरेट पीने का जो ट्रेंड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन बिक्री, सोशल मीडिया, विज्ञापन की वजह से जो चलन है वो और बढ़ता जा रहा है और ये सिगरेट सेफ है जैसे भ्रम से भी कुछ लोग इसे पीने लगते हैं। फ्रूट, मिंट जैसे फ्लेवर्स भी टीनेजर्स को लुभाते हैं और इसलिए टीनेजर्स भी इसे अपना रहे हैं। कई लोग इसे स्मार्ट मानते हैं, स्टाइलिश मानते हैं और इसीलिए इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, जबकि ये निकोटीन की एक नई लत बन रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में इसका खूब इस्तेमाल हो रहा है, खूब चलन हो रहा है। ई सिगरेट आम सिगरेट की तरह ही खतरनाक है। इसमें निकोटीन, अल्फ्राइन और तत्व जो है खतरनाक केमिकल्स जो है ये होते हैं और इससे फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंचता है और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। हार्ट के लिए भी ये जो केमिकल है वो बेहद खतरनाक हो सकते हैं और इसीलिए इस पर भारत में जो है बैन लगा दिया गया है। अब कितना असर इसका होता है हमारे शरीर में ये मैंने आपको बताया और कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन संसद से ऐसी तस्वीर आई जो कि हैरान करने वाली है। और क्या कुछ जानकारी अंजीत इसे लेकर आपके पास? बिल्कुल, माननीय सांसद वो वहां पर पी रहे थे, उसके बाद बवाल हो गया। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है क्योंकि मिलावटखोरों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए। किसानों को नकली और मिलावटी खाद से बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने कहा है कि नकली खाद की बिक्री, कालाबाजारी और ओवर रेटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि खाद की उपलब्धता, वितरण और कीमतों पर मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार निगरानी की जाए और राज्य में किसी भी किसान को खाद के लिए भटकना न पड़े। मिलावट के विरुद्ध योगी ने एक नया युद्ध छेड़ दिया है और साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि अगर
इस तरीके की जो चीजें हैं प्रदेश में देखने को मिलेगी। मिलावटी खाद अगर मिलेगी तो वहां उस पर कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए मिलावटखोरों पर। तो सख्त हो गई योगी सरकार और क्या कार्रवाई हो सकती है ये आपको बताते हैं विस्तार से, क्योंकि मिलावटखोरों के खिलाफ योगी सरकार की ये कार्रवाई क्या है ये आइए आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मिलावटखोरों के खिलाफ भी योगी के तेवर सख्त हो गए और तेवर बहुत ज्यादा सख्त हो गए। नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। अन्नदाता किसानों को समस्या हुई तो कोई भी बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री कार्यालय से हर जिले पर इसकी सीधी निगरानी होगी। खाद वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी। डीएम, एडीएम, एसडीएम मैदान में खुद उतरेंगे। खाद दुकानों पर औचक निरीक्षण करने के भी आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। यूरिया, पोटाश को तय दरों से ज्यादा पर नहीं बेचा जा सकता है, ये साफ साफ कह दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इस पूरे मसले पर ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। आकांक्षा के अनुरूप उस दिशा में हम सब आज चर्चा करने वाले हैं और प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 के विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। हमारी जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है और इसके साथ ही साथ प्रदेश के आम जनमानस का आत्मविश्वास बढ़ा है। तो ये हमने आपको बताया कि कार्रवाई होगी खाद के खिलाफ, लेकिन चना कैसे जहरीला हो रहा है आयुषी, जरा ये भी दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, यूपी में मिलावट के खिलाफ एक तरफ एक्शन लगातार जारी है और कानपुर में 372 क्विंटल मिलावटी चना मिला है। डाई से रंगा 372 क्विंटल भुना चना जब्त किया गया है और आपको बता दें कि जब्त किए गए माल की जो अनुमानित कीमत है वो करीब 33,48,000 रुपए बताई जा रही है। तो रोज आपकी खान पान में आप इस्तेमाल करते हैं चने का, और चना आप कैसे मिलावटखोरों की भेंट चढ़ गया है, कैसे इसमें डाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां 372 क्विंटल जो मिलावटी चना है, डाई से रंगा हुआ चना है, वो बरामद किया गया है। तो बड़ी बात यह है कि ये चना भी जहरीला है। सोचिए कि डाई किया गया था और आपके खाने तक ये पहुंचता तो सोचिए आपकी हालत क्या होती। लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने इसे जब्त कर लिया। 33 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। सोचिए कितना बड़ा ये बिजनेस है। एक तरफ मुख्यमंत्री सख्त है मिलावटखोरी के खिलाफ, दूसरी तरफ ये चना भी पकड़ा गया है और इसके बाद आप ये समझिए कि अगर ये आपके खाने तक पहुंच जाता तो कितना नुकसान पहुंचा सकता था। तो जहरीला चना सीधी आपकी जान के लिए खतरा है। कैसे ये खतरा और कहां पर ये मिला है आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। जहरीला चना, और इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। कानपुर के बिनगावा में मिलावटखोरों पर यह एक्शन हुआ है। ओरामाइन डाई से रंगा ये जो चना है वो बताया जा रहा है 372 क्विंटल भुना चना जब्त किया गया है। खाद्य विभाग ने 33.48 लाख का माल जो है सीज किया है और छापेमारी के बाद पूरे स्टॉक को जब्त कर लिया गया है। मिलावट के खिलाफ सख्त एक्शन की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि जो जब्त चना है उसे सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। तो एक तरफ मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, दूसरी तरफ ऐसा चना भी बरामद किया गया है जो आपकी जान के लिए हानिकारक हो सकता है। और अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस पर एक्शन भी दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर अंजीत अब आपको बताएंगे। बिल्कुल, ये खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है और योगी कैबिनेट से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इसकी अटकलें बहुत तेज हो गई हैं। 14 जनवरी के बाद यानी खरमास के बाद योगी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी हुई हो सकती है। नए अध्यक्ष पंकज चौधरी से चर्चा के बाद फैसला लिया जा सकता है। पार्टी के बड़े नेता मानते हैं कि 2027 के चुनाव के मद्देनजर ये फेरबदल जरूरी है। फेरबदल से क्षेत्रीय जातीय संतुलन साधने की कोशिश होगी। भूपेंद्र चौधरी को फिर से कैबिनेट में जगह मिल सकती, क्योंकि वो अध्यक्ष बनने से पहले कैबिनेट में मंत्री थे योगी सरकार के और अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पद छोड़ा था। तो एक बार कहा जा रहा है कि फिर से उनको मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार में अभी 54 मंत्री हैं, योगी सरकार में 6 और मंत्री बनाए जा सकते हैं जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक। तो कौन कौन सा मंत्री बनेगा ये देखना होगा।
और यूपी के बाद अब आपको लिए चलते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनसे जुड़ा जो विवाद है, बुर्का विवाद, वो बढ़ता जा रहा है। और ये विवाद इतना बढ़ गया है कि यूपी से लेकर अब पाकिस्तान तक बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी डॉन शहजाद ने नीतीश कुमार को मुस्लिम महिला का बुर्का हटाने पर धमकी दी है। पाकिस्तानी डॉन शहजाद ने लॉरेंस बिश्नोई से भी कनेक्शन माना जा रहा है इसका, और एक वीडियो में वो लॉरेंस के साथ बात करता हुआ भी नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये पूरा विवाद हुआ, और आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर ये पूरा विवाद सामने आया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तानी डॉन शहजाद की ये तस्वीर है जिसने सीएम नीतीश कुमार को धमकी दी है, क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने महिला का हिजाब हटाया था और उसे लेकर लगातार सवाल के घेरे में थे नीतीश कुमार। और अब देखिए, पाकिस्तान से भी उन्हें धमकी मिली है। तो आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार को धमकी दी गई। पाकिस्तानी डॉन ने नीतीश कुमार को धमकी दी है और हिजाब हटा दिया था नीतीश कुमार ने। उसके बाद से पूरा विवाद शुरू हुआ, और क्या धमकी दी है आइए आपको सुनाते हैं। बाद में फिर ना कहना कि शहजाद होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है मुसलमान ने एक बेटी के साथ। कुछ दिनों में माफी मंगवा लो इससे, जो भी अदारे हैं, गवर्नमेंट है या कुछ भी है। बाद में फिर गिला नहीं करना, बाद में फिर चीखें नहीं मारनी है, बाद में फिर ना कहना कि शहजाद भट्टी है तो शहजाद भट्टी। और जिस डॉन ने धमकी दी है उसकी तस्वीरें और उसके कनेक्शन लॉरेंस गैंग से बताए जाते हैं। लॉरेंस गैंग आपको बता दें कि सक्रिय है, तमाम विवादों में नाम आ चुका है, लेकिन लॉरेंस से इसके संबंध बताए जाते हैं। वीडियो कॉल पर बात करते हुए तस्वीरें देखिए। लॉरेंस गैंग के साथ वो वीडियो कॉल पर बात कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई से। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त साबरमती जेल में बंद है, लेकिन ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है। होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है मुसलमान ने एक बेटी के साथ। बाद में ये फिर तुम लोग कहते हो, मेरे ऊपर चीजें लगाते हो कि शहजाद भट्टी ने ये कर दिया, शहजाद भट्टी ने वो कर दिया। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। कुछ दिनों में माफी मंगवा लो इससे, जो भी अदारे हैं, गवर्नमेंट है या कुछ भी है। बाद में फिर गिला नहीं करना, बाद में फिर चीखें नहीं मारनी है, बाद में फिर ना कहना कि शहजाद भट्टी है तो शहजाद भट्टी। वो कायर है, कमीना है। ये पाकिस्तान से बैठ करके कौन सा गुनाह किया? कोई नौकरी करने के लिए आएगा तो बिना चेहरा दिखे हुए उसको दिया जाएगा क्या नियुक्ति पत्र? डॉन है ये सब, लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। ये सब नहीं चलने वाला है। तो धमकी आपने देखा, लेकिन अब नीतीश कुमार के खिलाफ कहां गुस्सा है, कहां प्रदर्शन हो रहा है, आयुषी बताइए। बिल्कुल, न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में जो है नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। सड़कों पर उतरकर जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, माफी की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जहां जो बड़ी संख्या में महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद में, लखनऊ में जो प्रदर्शन है उसकी तस्वीरें सामने आई है। अहमदाबाद में AIMIM पार्टी के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और नीतीश कुमार से माफी की मांग की है। हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर जो है मांग करते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार जो है माफी मांगे। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, लखनऊ में भी नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और जमकर वहां पर प्रदर्शन हुआ। सड़कों पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उतरे, नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि अपना जो उन्होंने काम किया है, जो हिजाब हटाने का काम किया है, उसके लिए माफी मांगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं। इससे पहले अहमदाबाद में आपने देखा किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कई लोग जो है नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। अंजीत, बिल्कुल, और आप सिर्फ इतना ही नहीं है, मामला यह है कि इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी भी लगातार, और समाजवादी पार्टी
कि लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश प्रवक्ता और मशहूर साहब मनोहर राणा की बेटी सुमैया राणा ने लखनऊ में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दी है। ये देखिए सुमैया राणा है, इन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि थाने में तहरीर देकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संजय निषाद ने भी नीतीश के समर्थन में उतरकर आपत्तिजनक बयान दिया था। सुमैया राणा ने अपनी तहरीर में लिखा है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसके जिस तरह से जो हरकतें की गई हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर के बारे में और आपको जानकारी देते हैं। शायर मनोहर राणा की बेटी नीतीश कुमार के खिलाफ थाने पहुंच गई। सुमैया राणा ने कैसरबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। सुमैया ने बीएनएस 74 के तहत केस दर्ज करने की लिखित मांग की है। बीएनएस 74 किस जुर्म में होता है बताते हैं आपको। किसी महिला की मर्यादा भंग करने के आरोप लगते हैं। यह गैर जमानती अपराध है और इसमें कड़ी सजा का भी प्रावधान है। इस मामले में 1 से 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। नीतीश कुमार पर ऐसी ही कार्रवाई की मांग की गई है। सुमैया ने कहा कि घटना समाज के लिए एक खतरनाक मिसाल है। किसी भी महिला का हिजाब खींचना अपमानजनक है। नीतीश की इस गलत हरकत से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ सकता है और अब उन्होंने इस पूरे कार्रवाई की मांग की है। अब आपको बताते हैं कि सुमैया राणा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले पर, वो आपको सुनना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बहुत ही अजीबगरीब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक हिजाबी महिला का ऐसे करके उसको नीचे किया, जबकि वो चेहरा ढकी हुई थी। अगर वो चेहरा ढक के आई थी तो उसका मतलब ये कि वो चेहरा ढकना चाहती थी और ढकती होगी। उसको इस तरह किसी पुरुष द्वारा बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे उसको नीचे करना, एक महिला की के साथ इस तरीके का कृत्य करना यकीनी तौर पर एक अपमान है उसके लिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके का कृत्य करना, इसका मतलब कि आप अपने दूसरे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वो इस तरीके की हरकत करें। वो गार्जियन है, अभिभावक है, एक पिता तुल्य गार्जियन थे, एक मोहब्बत में, प्यार में, दुलार में उन्होंने ऐसा किया। उस बेटी से बेटी है, क्योंकि जितना उनके पिताजी का, जो बच्ची का, हमारे जो फादर होंगे उनसे भी बड़े उम्र के मान्यता है। आप भी जानते हैं कुछ चंद लोग हैं जो ऐसा ही सब बातें करते रहते हैं। मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को बेकार की बातें करते हैं। मेरी बच्ची है, जो कहना चाहता हूँ गलत लोग कर रहे हैं, ये न करें, तो राजनीति न करें। और हिजाब खींचने के बाद किस कदर हंगामा बरपा है ये भी आइए आपको बताते हैं। देखिए, हिजाब खींचा तो नौकरी और बिहार छोड़ दिया। नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया था उस नुसरत परवीन ने अब बिहार ही छोड़ दिया है। नुसरत कोलकाता में अपने परिवार के पास चली गई हैं और कह रही हैं कि बिहार में अब नौकरी ज्वाइन ही नहीं करेंगी। डॉक्टर के भाई और परिवार ने बहुत समझाने की कोशिश की, ये तक कहा कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन नुसरत ने तय कर लिया है कि बिहार में नौकरी नहीं करेंगी। नुसरत ने कहा, मैं ये नहीं कर रही, सीएम ने गलत इरादे से कुछ किया, लेकिन जो हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो कह रही कि सीएम ने कुछ गलत इरादे से किया, ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुई। उस दिन सर्टिफिकेट लेने बहुत सारे लोग थे, कुछ मुझ पर हंस रहे थे। एक लड़की होने के नाते ये मेरे लिए अपमान जैसा था। तब से मन अशांत है, घटना को याद कर मैं सहम जाती हूँ। नुसरत बचपन से पढ़ने में काफी अच्छी हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं। आयुष डॉक्टर के तौर पर उन्हें नियुक्ति का पत्र भी मिल गया और 20 दिसंबर से नुसरत को बिहार में पद संभालना था, लेकिन परिवार कह रहा है कि नुसरत अभी सदमे में और बिहार में अभी नौकरी कर पाने की हालत में नहीं है, मतलब वो नौकरी नहीं कर सकती हैं, ये बात कही जा रही है। तो सीधा सा मतलब ये है इस खबर का, क्यों? क्योंकि अब वो फिलहाल नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। आइए बढ़ते हैं आगे और अब जो है अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर क्या है आयुषी? बिल्कुल अंजीत, अगली खबर है तेज रफ्तार से जुड़ी हुई। नेशनल हाईवे 47 पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर एक टैंकर ने हाईवे पर पीछे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी, जिसके बाद भीषण जाम लग गया। मुल्ताई नागपुर नेशनल हाईवे 47 पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नेशनल हाईवे में बड़ा सड़क हादसा होने से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल आईडी स्कूल के सामने एक टैंकर ने हाईवे पर खड़े ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि टैंकर में तारकोल भरा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। हादसे में टैंकर चालक मोहम्मद समीर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही संजीवनी एम्बुलेंस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची।
केबिन में फंसे चालक को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद केबिन में फंसे चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए मुल्ताई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि चालक के पैर में गंभीर चोट आई है। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर भीषण जाम लग गया, जिससे कई घंटे तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। तो देखिए, हिजाब को लेकर कैसे बिहार में बवाल मचा हुआ है, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब शामली से ऐसी खबर सामने आई है जहां बुर्का न पहनने पर एक पति ने अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, शामली की तस्वीर ये है। बुर्के को लेकर 3 लोगों का कत्ल कर दिया है और वजह क्या बताई जा रही है, क्योंकि पत्नी है वो बुर्का नहीं पहनती थी, बेटी जो है वो बुर्का नहीं पहनती थी और इससे चिढ़ते हुए जो पति है उसने इन तीनों का कत्ल कर दिया। एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं इसी हादसे से जुड़ी हुई। सेप्टिक टैंक से 3 शव निकले हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पति को इतना गुस्सा आया कि उसने फायरिंग करके इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद जो है इनके शवों को सेप्टिक टैंक में डाल दिया। और जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो उसके बाद आप देखिए कैसे जो ये शव है ये सेप्टिक टैंक से निकाले गए हैं। और वजह सिर्फ इतनी थी, विवाद सिर्फ इतना था कि बेटियां बुर्का नहीं पहनती थी, पत्नी बुर्का नहीं पहनती थी और इससे जो है नाराज था। ये पूरा मामला जो है इसी से जुड़ा हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पुलिस ने अब देखिए वो बातें आपको बताएंगे कि कैसे इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिकंजे में है फारूक, ये व्यक्ति जो सफेद कपड़ों में आपको दिखाई दे रहा है, ये वही व्यक्ति है जो चिढ़ता था जब इसकी पत्नी, जब इसकी बेटियां बुर्का नहीं पहनती थी और इसे इतना गुस्सा आया कि इसने इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया और शव को छिपाने के लिए सेप्टिक टैंक में डाल दिया। और इस पूरी खबर पर और कुछ और डिटेल्स मिल रही हैं, वो अंजीत आपको बताएंगे। बिल्कुल आयुषी, इस पूरे मसले पर थोड़ी और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि कैसे ये पूरा सामने आया। देखिए, बुर्का नहीं पहना तो पत्नी और बेटियों को मार दिया। बुर्का न पहनने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। बुर्के की वजह से उसने अपनी 2 बेटियों की भी जान ले ली और तीनों शव आंगन में सेप्टी टैंक बनाकर उसे दफन कर दिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात उत्तर प्रदेश के शामली में हुई। फारूक पत्नी और बेटियों को इस्लामिक रीति रिवाज का हवाला देता और उन पर हर वक्त पर्दे में रहने का दबाव डालता था, लेकिन पत्नी और बेटियां अक्सर बुर्का पहने बिना घर से निकलती थी। फारूक इससे नाराज था, इसे अपनी सामाजिक बेइज्जती मानने लगा और पत्नी और बेटियों को रास्ते से हटाने का उसने प्लान बनाया। फारूक ने कैराना से अवैध तमंचा और कारतूस खरीदे। घर के आंगन में उसने सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खुदवाया और फिर पत्नी और बड़ी बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद दूसरी बेटी की गला घोंटकर उसने जान ले ली। घर के आंगन में ही उसने तीनों शव दबा दिए और बाकी बचे परिवार को लेकर दूसरी जगह रहने लगा। 10 दिन तक जब परिवार को बहू और पोतियों का पता नहीं लगा तो पुलिस को जानकारी दी गई और खौफनाक कत्ल का खुलासा भी हो गया। तो बड़ी बात यह है कि इस पूरे मसले को लेकर के अब खुलासा हो गया, लेकिन आरोपी जो है फारूक, उसने क्या कहा है ये भी आपको सुनना चाहिए। क्यों किया ऐसा तुमने? ऐसी क्या मजबूरी आई थी जो आपने ऐसा इतना बड़ा कदम उठाया? जी मसला था जी, घर का मसला बैठ के भी तो सुलझाया जा सका था। ऐसा क्या घर का मसला था जो बीवी भी दोनों बच्चे, इन बच्चों का क्या दोस्त था, बीवी मार दी? तो झगड़ा तुम्हारा पत्नी के साथ हो सकता था, तो बच्चे थे छोटे छोटे, उन्हें गोदी में भी खिलाया होगा, पाला भी होगा, रोटी भी उनके लिए कर देता कमाता होगा। आवाज़ नहीं निकल रही क्या आपने? गलत क्या नहीं किया है? तो ये तो सुनिए आपने आरोपी फारूक का क्या कुछ कहना है, लेकिन अब आपको मौलाना का बयान सुनाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। इस्लाम में बुर्का न पहनने पर कत्ल जायज़ नहीं है। जिसने भी ये हरकत की है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ की है, अपने जुनून में, अपने गुस्से में की है। इस्लाम का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये लोग इस्लाम को बदनाम करने वाले हैं। मुसलमान जो भी काम करता है ज़रूरी नहीं कि इस्लाम के मुताबिक हो, इस्लाम के बताए हुए तरीके पर। ऐसे लोग तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। जिस तरीके से तालिबान में ये सब हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में ये सब हो रहा है,
उसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान में एक कल्चर डेवलप हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इसको पर कड़ी कार्रवाई नहीं की तो हालात नागुफ्ता बे हो सकते हैं। लिहाजा वक्त से पहले इन हालात को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एक तरफ तो देश में हिजाब और बुर्के को लेकर लगातार विवाद समय समय पर देखने को मिलता है, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे आगे और इस पर किस तरीके से जो जॉर्डन में किंग है वो इन नियमों को कैसे मानते हैं। हिजाब और बुर्का बहुत से लोग इस्लाम में जरूरी मानते हैं, लेकिन जॉर्डन के किंग का शाही परिवार इस सोच को तोड़ता है। जॉर्डन का शाही परिवार पैगंबर साहब का 41वां वंशज माना जाता है, लेकिन उनका परिवार बुर्के या हिजाब की बंदिशों में नहीं रहता है। किंग अब्दुल्ला मुस्लिमों के पारंपरिक लिबास में कभी नजर नहीं आते हैं। वो एक ट्रेन पायलट है और पश्चिमी देशों के नेताओं की तरह वो रहते हैं। खुद कार भी चलाते हैं। जॉर्डन में जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो वो खुद पहुंचे, अपनी कार में उन्हें होटल तक छोड़ा। तो उनकी पत्नी खूबसूरत और एक फैशनेबल महिलाओं में गिनी जाती है। क्वीन रानिया अक्सर पश्चिमी कपड़ों, ट्राउजर्स, स्कर्ट्स में काफी नजर आती हैं। उनके बाल भी हमेशा खुले रहते हैं और बड़े बड़े मंचों पर बेबाकी से वो अपनी बात भी रखती है। वो ये कहती है कि इस्लाम में जो पर्दा है वो आंखों और सोच का होता है, ना कि कपड़ों का। बेटियां ईमान और सलमा भी मां की तरह ही आधुनिक लिबास पहने हुए नजर आती है। सार्वजनिक जीवन में दोनों बिना सिर ढके नजर आती है। बड़ी बेटी फाइनेंसर है और जो छोटी बेटी है वो आर्मी में जेट पायलट, और दोनों बेटे अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी में इस वक्त पढ़ाई करते हैं। इस्लाम को ये सभी लोग मानते हैं, लेकिन नई तकनीक शिक्षा भी अपनाते हैं और दिखाते हैं कि मॉडर्न होकर भी मुसलमान बना रहा जा सकता है। और इस पूरे विवाद पर और बुर्के को लेकर, हिजाब को लेकर जावेद अख्तर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। Why should you be ashamed of your face? Why should you be? वो मैंने माना कि बहुत रिवीलिंग कपड़े, चाहे वो मर्द पहने चाहे औरतें पहने, दे डोंट लुक डिग्निफाइड। अगर एक बार शर्ट पहने, एक टी शर्ट पहने, स्लीवलेस टी शर्ट पहने ऑफिस में आए या कॉलेज में आए तो अच्छी बात नहीं है, उसे डिसेंटली ड्रेस होना चाहिए। एंड अ वुमन शुड ऑल्सो बी डिसेंटली ड्रेस। बट व्हाट मेक्स हर कवर हर फेस? व्हाट इज सो vulgar, obscene, undignified about her face that is covered? क्यों? ये वजह क्या है? और ये पीयर प्रेशर है। अगर गिवन अ चॉइस, उसे ब्रेन वॉश किया गया है। अगर वो ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ तो शी ब्रेन वॉश, बिकॉज शी नोज दैट सम पीयर्स इन हर लाइफ विल अप्रिशिएट दिस स्टैंड। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो कोई भी आदमी अपना फेस क्यों कवर करेगा भाई? उसे अपने फेस से नफरत है क्या? Is she ashamed of her face? What? Why? अब संघ सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने मुस्लिमों से एक अपील की है। अंजीत वो आपको बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, दत्तात्रेय होसबोले ने जो कहा उसको लेकर ही बड़ी खबर है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए नदी की पूजा करें मुस्लिम। बड़ी और अहम खबर। संघ सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि नदी की पूजा करें मुस्लिम। सूर्य नमस्कार करने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पूजा करने से ईदगाह या मस्जिद जाने से नहीं रोका जाएगा। हिंदू धर्म सबसे ऊपर, ये सबकी बात करता है। दत्तात्रेय होसबोले ने ये बातें कही गोरखपुर में, और वो ये कहते नजर आए कि सूर्य नमस्कार करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, ईदगाह मस्जिद जाने से नहीं रोका जाएगा, और हिंदू धर्म सबसे ऊपर है, ये बात सबकी करता है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के लुधियाना में 8 बदमाशों ने मिलकर एक घर पर हमला बोल दिया। ये हमला इसलिए किया गया क्योंकि दुकानदार ने अपनी ही दुकान में हुई लूटपाट का विरोध किया, जिससे नाराज लुटेरों ने उसके घर पर भी हमला कर दिया। लुधियाना की एक गली को गुंडों ने अपने कब्जे में ले लिया और वहां जमकर उत्पात मचाया। बाइक पर सवार 8 गुंडे गली में दाखिल हुए और एक दुकानदार के घर पर लाठियां बरसाने लगी। पूरा मामला एक दिन पहले का है। लुधियाना के गैसपुरा इलाके में सिद्धू इलेक्ट्रॉनिक नाम की दुकान पर बदमाशों ने लूटपाट को अंजाम दिया था और एक स्टाफ को मारकर घायल कर दिया था। जब दुकान के मालिक ने लुटेरे को फोन कर लूटपाट का विरोध जताया तो वो गुंडों की पूरी टीम लेकर फिर से आ धमका। बाइक सवार बदमाशों ने दुकानदार के घर पर रॉड से हमला किया और फिर से दुकान पर जाकर स्टाफ का कॉलर पकड़कर धमकाया।
गली में आतंक मचाने के बाद सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। पूरा मामला पुलिस के सामने है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो मेरठ की एक और तस्वीर आ रही, वो आपको दिखा दे कैसे बदमाशों ने आतंक मचाया हुआ है। दरअसल दो पक्षों में संग्राम की बात सामने आ रही है। तस्वीरें मेरठ की हैं। होटल मालिक और मैनेजर को घेरकर पीटा जा रहा है। होटल के कमरे से शुरू हुआ मारपीट का सिलसिला सड़क तक पहुंच गया और बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने होटल कर्मियों को खूब पीटा। पिटाई करके कार में सवार होकर दबंग भाग निकले, लेकिन तस्वीरें होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। विवाद होटल के कमरे के किराए को लेकर शुरू हुआ। दरअसल मैनेजर का आरोप है कि कमरे में ज्यादा लोग बैठे थे। मैनेजर ने जब तेज आवाज में टीवी चलाने का विरोध किया तो युवकों ने कमरे में रखा टीवी, लाइट और अन्य सामान जो है वो तोड़कर मारपीट शुरू कर दी और मारपीट देखते ही देखते सड़क तक पहुंच गए। अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। और अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से केवल 20 S6 वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। वाहनों की जांच के लिए 126 चेक पॉइंट बनाए गए हैं। पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 580 पुलिसकर्मी इसके लिए लगाए गए हैं और 37 प्रखर वैन तैनात की गई है। साथ ही इतना ही नहीं, सख्ती और ज्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल पंप पर बिना PUCC के डीजल और पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। केवल जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को ही छूट मिलेगी। खबर यह है कि इसके लिए बाकायदा आज से सरकार ने तैयारी की है और आप ये देखिए कि 580 पुलिसकर्मी और 37 प्रखर वैन तैनात किया गया। इस वक्त हम दिल्ली गुरुग्राम के बॉर्डर पर हैं। आप सबसे पहले तस्वीरें देखिए मेरे पीछे किस तरह से, क्योंकि ऑफिस जाने का वक्त होता है। काफी संख्या में जो लोग हैं दफ्तर जब जाते हैं गुड़गांव से दिल्ली की तरफ, तो इस तरह से ये बॉर्डर क्रॉस करना होता है। आज फॉग की स्थिति भी हम बता रहे हैं किस तरीके से, चाहे पालम एयरपोर्ट हो, सफदरजंग एयरपोर्ट की हालत वहां पर 100 मीटर से भी कम जो है विजिबिलिटी है। तो फिलहाल यहाँ पर दिल्ली में आज सख्त पाबंदी है। तमाम तरीके के जो वाहन हैं उनके पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, PUC सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। आगे आपको हम दिखाते हैं ये तस्वीरें इस वक्त गुड़गांव बॉर्डर से। और आपको बता दें BS6 से कम मानक वाले वाहन जो है उनकी एंट्री आज जो है दिल्ली में नहीं है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी चेक होंगे। यहाँ पर हम जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं पूरी हम देख रहे हैं टोल पर किस तरह से चेकिंग कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम क्या है? ASI मामचंद, हरियाणा पुलिस से। जी, आप ये बताइए, आज दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर हम देख रहे हैं सख्त पाबंदियां लागू है। ग्रैब 4 लगा हुआ है। वाहनों की चेकिंग कि कोई भी जिसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट ना हो, साथ ही साथ BS6 मानक से कम वाली गाड़ियां एंट्री ना कर पाए, कैसे चेकिंग हो रही है? ये BS3 या BS4 जो व्हीकल हैं अपने जो कि मानक पर खड़े नहीं हैं, हम उनको दिल्ली में एंटर नहीं होने दे रहे और उन गाड़ियों को वापस हरियाणा में यूटर्न करा देते हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जया कौशिक जुड़ रही हैं। जया, आपने बात की पुलिसकर्मियों से, आपने रिपोर्ट भी दिखाई, लेकिन क्या तैयारी है? क्योंकि आज पहला दिन है तो लोगों के सामने मुश्किल ये होगी कि लोग जाना भी चाहेंगे, फिर पुलिस भी है। बताइए क्या तैयारी पुलिस की? जी, आपने अंजीत पूछा क्या तैयारी और साथ ही लोगों की मुश्किल, दोनों की ही हम बात करेंगे। सबसे पहले हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली गुरुग्राम का ये बॉर्डर है और यहाँ पर जो BS6 से नीचे की गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग हो रही है। यहाँ 3 टीमें लगी हुई हैं। MCD की टीम लगी हुई है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस लगी हुई है, हरियाणा ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो गाड़ियों की BS6 से नीचे है उनको वापस U-टर्न करके भेज दिया जा रहा है। अब आपने पूछा, यहाँ एक तरफ आप सामने देखिए तस्वीरें, कितनी फॉग है, कितनी ठंड पड़ रही है, पोल्यूशन भी कितना ज्यादा है। और समस्या के बारे में आपने पूछा तो यहाँ कुछ लोग हैं, आपको बताएं दिल्ली में ग्रैब 4 लागू है। सीवियर प्लस कैटेगरी में जब प्रदूषण पहुंचा था, ग्रैब 4 14 दिसंबर को लागू हुआ था। बॉर्डर से, राजस्थान बॉर्डर से कुछ ट्रक आ रहे थे जो कि BS6 है, CNG है, लेकिन उन पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सामान था, सीमेंट था। हालांकि वो ट्रक पीछे खड़े हुए हैं, ऐसे 20-25 ट्रक बताए जा रहे हैं जो कि पीछे आप देख रहे हैं तिरपाल से ढके हुए हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन की सामग्री होने के कारण उनकी पाबंदी है दिल्ली में आने पर। इन ट्रक ड्राइवर्स को जो है पंजाबी बाग जाना है, उनसे बात करते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही है। 14 दिसंबर से आप कह रहे हैं यहाँ पर फंसे हुए हैं, 5 दिन हो गए। 14 दिसंबर से जी यहाँ पे हम लोग के अचानक रोक दिया गया
आपके यहाँ BS6 आपका है? BS6 गाड़ी CNG है, नई गाड़ी है, सिर्फ इसमें सीमेंट लोड है, बाकायदे तिरपाल से बांधा पड़ा है। कम से कम हमारे लोग को एक बार अपने स्थान तक जाया दिया जाए, जो फिर हम लोग दोबारा ना आएंगे। तो ये समस्या भी है अंजीत यहाँ पर। आपके घर में क्या समस्या आ गई? जी मेरे घर में तो यही समस्या है कि मेरी वाइफ जो है डिलीवरी से है, 21 तारीख का डिलीवरी डेट दे रखा है। अब बताओ डिलीवरी के टाइम में हर बीवी को जो है अपने पति का साथ चाहिए होता है। अब बताओ मैं यहाँ कई दिन से फंसा हूँ, जाने देगा नहीं तो फिर कैसे होगा ये? तो यहाँ पे अंजीत आप ये भी देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी समस्या जेन्युइन समझ में आ रही है, क्योंकि ये लोग राजस्थान से चले थे, इन्हें दिल्ली पंजाबी बाग जाना है, क्योंकि अब एंट्री बैन है, तो ये लोग बिना खाना पानी के फिलहाल फंसे हुए नजर आ रहे हैं। चलिए जी, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मसले पर आज संसद में भी चर्चा हो सकती। इतना बड़ा मामला है ये, इसको लेकर के तैयारी तो है ही, लेकिन आज संसद में चर्चा होगी। आज लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा होगी, नियम 193 के तहत ये चर्चा होगी। और आपको बता दें कि शाम 5 बजे पर्यावरण मंत्री लोकसभा में जवाब देंगे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सवालों का जवाब देंगे। ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ ये मामला है और प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब इसको लेकर के संसद से लेकर सड़क तक कोशिश ये हो रही है कि इस पर काबू पाया जाए, लेकिन मुश्किल हो रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश के खिलाफ भारत का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। ढाका में हुए प्रदर्शन पर भारत के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त तलब हो गए हैं। भारत ने घटना पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ढाका में कट्टरपंथियों ने कल उग्र प्रदर्शन किया था। भारतीय उच्चायोग को घेरने की कोशिश की गई थी। ढाका पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, लेकिन अब भारत इस पूरे मसले पर सख्त हो गया है और भारत ने कड़े तेवर दिखाए हैं। दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया और तलब करने के बाद उसे बात की गई है। ये तस्वीर आप देखिए, 3 अलग अलग भारतीय उच्चायुक्त के पास बवाल हुआ, उसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका। कट्टरपंथियों ने मार्च निकाला था वहां पर और पुलिस ने उसके बाद उपद्रवियों को रोका है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे और उन्होंने फिलहाल रोका है। बड़ी बात यह है कि भारत ने इसको लेकर के दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया और ये पूछा कि क्यों हो रहा है। जो जुलाई अपराइजिंग के लोग और ग्रुप थे, उन्होंने एक हिंसक प्रदर्शन किया। कई दिनों से लगातार जो है हिंसा भारत के खिलाफ और जो धमकियां हैं वो कई मिल रही हैं भारत के खिलाफ, ढाका में और कई जगह पे। इसमें जो स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, यूथ ग्रुप्स हैं, जो जुलाई अपराइजिंग में शेख हसीना के खिलाफ इन्वॉल्व थे, वो इसमें मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसमें नारे लगे। भारत की जो मीडिया है उसके खिलाफ भी यहां पर नारे लगाए गए। तो कट्टरपंथियों ने मार्च निकाला और इसको लेकर के अब बहुत सारे सवाल हैं। उसी को लेकर के उच्चायोग ने तलब किया, बांग्लादेश के उच्चायोग को तलब किया गया। और अब आपको बताते हैं कि कैसे बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्व खुलेआम सक्रिय हो गए। राजधानी ढाका में बुधवार को प्रदर्शनकारियों के बड़े समूह ने भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाने की कोशिश की। ढाका से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें भारतीय मिशन की तरह मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने रास्ता रोकने के लिए जो बैरिकेड लगाए थे उसे भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को भारतीय मिशन के पहले ही रोक दिया गया। बुधवार को जुलाई यूनिटी के बैनर तले सैकड़ों प्रदर्शनकारी रामपुरा पुल के पास जमा हुए। ये लोग पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान भागी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य लोगों की वापसी की मांग कर रहे थे। इस बीच भारत ने बांग्लादेश की राजधानी में अपने मिशन के आसपास सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। यह विरोध प्रदर्शन भारतीय राजनयिकों को मिली धमकियों के बाद हुआ, जिसके बाद नई दिल्ली में बांग्लादेश के राजदूत को तलब करना पड़ा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो अंतरिम सरकार से उम्मीद करता है कि वो अपने राजनयिक दायित्वों के अनुसार बांग्लादेश में मिशनों और चौकियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। और इसीलिए आपको बताते हैं कि सरकार को तलब किया गया, सरकार ने उच्चायोग को तलब किया और उनसे बात की। लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे थे बांग्लादेश में, उन प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। मैं भारत से साफ कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी ताकतों को पनाह देते हैं जो बांग्लादेश की संप्रभुता, क्षमता, वोटिंग अधिकारों और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं, तो बांग्लादेश जवाब देगा। बांग्लादेश को अस्थिर करने के गंभीर परिणाम होंगे।
जिससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैलेगी। अगर बांग्लादेश अस्थिर होता है तो विरोध की आग सीमाओं के पार फैल जाएगी। हम अलगाववादी और भारत विरोधी ताकतों को पनाह देंगे और फिर हम 7 सिस्टर्स को भारत से अलग कर देंगे। लेकिन ये पूरा जब विवाद हुआ उसके बाद भारत ने कैसे एक्शन लिया है, कैसा रुख दिखाया है, वो बताएंगी आयुषी। बिल्कुल, विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के भारत में उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर दिया है। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार उन्हें ढाका में भारतीय मिशन की सुरक्षा व्यवस्था और हालिया घटनाक्रमों को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत करवाया है, जिस पर एम रियाज हमीदुल्लाह ने ये कहा कि भारत के साथ उनके संबंध काफी महत्वपूर्ण है और भविष्य के लिए काफी अहम भी है और विवाद को सुलझाना ही बेहतर होगा। तो भारत से बैर ढाका को महंगा पड़ेगा। ये 2 तस्वीरें आप देखिए और 2 तस्वीरों के बाद किस तरीके से अब भारत में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। Are committed to, fulfilling the aspirations of our people, particularly the younger population, because we have a very young demography. And beyond Bangladesh, when we look at the neighborhood, definitely India is our neighbor. And we believe that here is a relationship which is in our shared interest. We have mutual interdependence, and we believe whatever issues and matters we have at hand, or we may have at hand in the future, we can address anything under the sun based on mutual trust, respect, dignity. तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये आपने देख लिया, लेकिन अब हिंदुस्तान के डलहौजी में क्या हो रहा है बताइए आयुषी। बिल्कुल, मशहूर हिल स्टेशन डलहौजी, पहाड़ों की वादियों में मस्ती कर रहे सैलानियों को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। एक पहाड़ी ढलान पर खड़ी उनकी वैन अचानक पीछे की ओर जाने लगी तो चीख पुकार मच गई। ये वीडियो वाकई डराने वाला है। डलहौजी की वादियों में खौफनाक हादसा, इसे देख कोई भी दहल सकता है। कुछ सेकंड्स पहले तक सब कुछ सामान्य था। सैलानी वैन में सवार हो रहे थे। अचानक वैन पीछे की ओर भागने लगती है। जैसे ही वैन पीछे की ओर चलने लगी, उसमें बैठे यात्री घबरा गए और अफरा तफरी मच गई। जान बचाने की जद्दोजहद में लोग चलती गाड़ी से बाहर निकलने लगे। कोई सीधा सड़क पर आ गिरा तो कोई खाई की ओर जा गिरा। ये वैन सीधे गहरी खाई की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी एक पेड़ काल और इन सैलानियों के बीच आकर ढाल बनकर खड़ा हो गया। पेड़ से टकराकर वैन रुक गई और एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे में कई सैलानी घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोग और प्रशासन ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। ये वीडियो उन सभी पर्यटकों के लिए सबक है जो पहाड़ों पर सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करते हैं। तो डलहौजी में डराने वाली तस्वीरें आपने देखी। अब आपको महाराष्ट्र की खबर बताते हैं। महाराष्ट्र के खेल मंत्री के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। माणिक राव कोटाके के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। नासिक सेशंस कोर्ट ने यह अरेस्ट वारंट जारी किया है। फ्लैट आवंटन घोटाले मामले में सजा बरकरार है। वारंट के बाद माणिक राव का पद से इस्तीफा। तो ये बड़ी खबर मिल रही है महाराष्ट्र के खेल मंत्री से जुड़ी हुई, जिनके खिलाफ वारंट है। और आपको बता दें कि अरेस्ट वारंट जो है माणिक राव कोकाटे के खिलाफ जारी किया गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किन मामलों में माणिक राव कोकाटे पर शिकंजा है, क्या है पूरा मामला और क्यों आखिरकार निशाने पर है माणिक राव कोकाटे और आगे कैसे उनके जो है वो बढ़ सकती है। दरअसल जाली दस्तावेजों के जरिए सरकारी फ्लैट्स के अवैध अधिग्रहण से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। साल 1995 में सीएम कोटे से इन्होंने आरक्षित फ्लैटों के दुरुपयोग का इन पर आरोप लगा है। फ्लैट कम आय वाले लोगों के लिए थे जिनके पास कोई अन्य संपत्ति नहीं होती है। माणिक राव और उनके भाई जो है विजय, उन पर गलत तरीके से फ्लैट लेने का आरोप लगा। 2 फ्लैट लेने के लिए फर्जी हलफनामे और दस्तावेज जमा करने का भी आरोप लगा है। इसी मामले में नासिक सेशंस कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट के फैसले के बाद कोकाटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो गया है। तो इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर और मिल रही है और अंजीत वो अब आपको बताएंगे। देखिए आयुषी, बड़ी खबर यह है कि कानूनी एक्शन के बाद कोटाके की तबीयत बिगड़ गई है। मुंबई के लीलावती अस्पताल में माणिक राव को भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर,
एक्शन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई है। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में अपील की गई है। याचिका में सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। मुंबई हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर गिरफ्तारी भी संभव है। कोकाटे पर शुक्रवार को मुंबई हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन आपको बताएं कि उससे पहले उनकी तबीयत खराब हो गई है और उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला भ्रष्टाचार का है और इस पूरे मामले में अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही शिकंजा कसा, जैसे ही सजा बरकरार हुई, वैसे ही उनको पद छोड़ना पड़ा। लेकिन अब जानकारी यह है कि फिलहाल उनकी तबीयत खराब हो गई है और इस खराब तबीयत के बीच उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो मुंबई हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर गिरफ्तारी भी संभव है। लेकिन माणिक राव कोकाटे की जो राजनीतिक कुंडली है, सियासी कुंडली जो है, उसके लिए हम सीधे चलते हैं आयुषी के पास। बिल्कुल, देखिए मुश्किलें तो बढ़ने वाली है माणिक राव कोकाटे की, लेकिन सियासत में कैसा उनका सफर रहा है वो के जरिए आपको समझा देते हैं। नासिक जिले के सिंदर से 5 बार विधायक रहे हैं माणिक राव और करीब 3 दशक से सत्ता पर काबिज भी रहे हैं। 1999 में पहली बार विधानसभा चुनाव इन्होंने जीता था। कई अलग अलग दलों में ये रह चुके हैं। माणिक राव सिन्नार विधानसभा क्षेत्र पर मजबूत दबदबा रखते हैं, मजबूत पैठ रखते हैं और इसलिए कई बार लगातार जो है जीतते हुए नजर आए हैं माणिक राव कोकाटे। माणिक राव कोकाटे के मामले पर जब सूबे के डिप्टी सीएम अजीत पवार से सवाल पूछा गया तो वो बयान देने से बचते हुए दिखाई दिए और बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। देखिए। अब एक तस्वीर आ रही है यूपी के कौशाम्बी से और खास तस्वीर है अंजीत, उसके बारे में ज्यादा जानकारी अब आपको देंगे। जी हाँ, देखिए ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की तस्वीर, जहां पर पवैया गांव के परिषदीय विद्यालय से ये मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी के साथ वायरल है। वीडियो में स्कूल के बच्चे मजदूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। मामला पवैया गांव के परिषदीय विद्यालय से जुड़ा है। 56 सेकंड के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि परिषदीय विद्यालय की छात्र छात्राएं तसला में मिट्टी ढोते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। अभिभावकों का कहना है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन वहां उनसे मजदूरी कराई जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी मामले की जांच शुरू कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। इस वीडियो की भी हम लोग जांच करा रहे हैं और वहाँ के हेडमास्टर से और खंड शिक्षा अधिकारी से इस संबंध में जो वास्तविक स्थिति है उसकी जांच कराएंगे और जांच करा के जो भी इसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर तेलंगाना के जगतियाल जिले से है, जहां पेडीपल्ली गांव में सरपंच चुनाव के नतीजों को लेकर भारी बवाल हो गया। रीकाउंटिंग की मांग कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। देखिए पूरी खबर। ये तस्वीरें हैं जगतियाल जिले के पेडीपल्ली गांव की, जहां सरपंच चुनाव की मतगणना के बाद ग्रामीणों ने नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि काउंटिंग के दौरान कुछ प्रभावशाली लोग काउंटिंग सेंटर में घुस आए और आखिरी वक्त में नतीजों में हेरफेर किया गया। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने बैलेट बॉक्स ले जाने से रोक दिया और रीकाउंटिंग की मांग पर अड़ गए। करीब 2 घंटे तक मतदान केंद्र के बाहर धरना चलता रहा। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की। वहीं गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचा और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लेकर बैलेट बॉक्स को सुरक्षित जगह पहुंचाया। तेलंगाना की तस्वीर आपने देखी। अब आपको बिहार की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि बिहार में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिल्कुल, नालंदा के बिहार शरीफ में प्रशासन ने अतिक्रमण से सरकारी जमीनों को मुक्त करवाया है। बिहार में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत राज्य के कई जिलों में अतिक्रमण हटाने का अभियान जोर शोर से चल रहा है।
नालंदा के बिहार शरीफ में प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों और दुकानों को हटाने के लिए पहुंची। बुलडोजर की मदद से कई अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान अस्पताल चौराहे के पास से कई ठेले को जब्त किया गया और सदर अस्पताल के पीछे नाले के ऊपर बनाए गए स्ट्रक्चर को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। शहर की सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए नगर निगम ने बड़ी पहाड़ी मोड़ से अस्पताल चौक तक अभियान चलाया। लगातार माइकिंग के बावजूद जब अतिक्रमणकारियों ने जगह खाली नहीं की तो निगम की टीम को सख्ती दिखानी पड़ी। इस दौरान मौके पर ही नियमों का उल्लंघन करने वालों से 4 लाख का जुर्माना वसूला गया और दोबारा कब्जा न करने की सख्त हिदायत दी गई। और अगली बड़ी खबर है लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ी हुई, जिसे लेकर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है। हाई कोर्ट ने ये कहा है, परिवार समाज को दखल का अधिकार नहीं है। जोड़ों को सुरक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है। बड़ी और अहम खबर इस बीच, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि सुरक्षा देना राज्य सरकार का काम है और ये गैर कानूनी नहीं है। सीधे सीधे कह दिया है हाई कोर्ट ने। और कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये सारी टिप्पणी की है, ये इसके बारे में भी आइए आपको जानकारी देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है वो आप समझिए। लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, शादी न करने से मौलिक अधिकार खत्म नहीं होता। परिवार या समाज को दखल का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता सर्वोच्च है। राज्य का कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा करना है। घरेलू हिंसा कानून में लिव इन महिलाओं को संरक्षण, पुलिस को बालिग जोड़ों की सुरक्षा के निर्देश भी दिए गए। खतरा होने पर एसएसपी एसपी से संपर्क करने का भी आदेश है। 12 याचिकाएं मंजूर की गई हैं। सभी याचिकाओं को राहत दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है और ये कहा है कि उनको सुरक्षा देना राज्य सरकारों का काम है। और आपको बता दें कि इसीलिए अब हाई कोर्ट ने ये कहा है और 12 याचिकाएं मंजूर हुई हैं। तो ये बड़ी बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है उसको लेकर के अब एक बड़ी राहत उन लोगों को मिली है जिन्होंने इसको लेकर के याचिका दायर की थी। अगली अंजित, हमने देखा है कई बार देश में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बहस होती हुई नजर आ रही है और इसी पर अब हाई कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी कर दी है। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जंगल से जो आग लगी थी वो और भड़कती हुई अब नजर आ रही है। क्या तेज हवाओं और सूखे पेड़ पौधे, पत्ती और टहनियों के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जंगल की आग ने भीषण तबाही मचाई है। ऊपरी सिगली भट्टा क्षेत्र के जंगल में लगी आग अब आवासीय इलाकों में पहुंच गई है, जिससे स्थानीय लोगों और वन अधिकारियों में चिंता का माहौल है। तेज हवाओं और सूखे पेड़ पौधे, पत्ती और टहनियों के कारण आग और भड़क रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस आग ने घने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है और दूर दूर तक धुएं के घने गुब्बार दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक किश्तवाड़ शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर लगी ये आग क्षेत्र की जैव विविधता और वन संपदा के लिए खतरा बन गई है। कई मुश्किलों का सामना करते हुए वन अधिकारी और राहत बचाव टीम कुछ स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक आग को आसपास के वन क्षेत्रों और बस्तियों में फैलने से रोकने के लिए फायर लाइन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अधिकारियों ने दावा किया कि आग से अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन आग के कारण क्षेत्र में वायु प्रदूषण और दृश्यता में भारी कमी आई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई यह खबर है। टोल बूथ पर रुकने का झंझट अब जल्द ही खत्म हो सकता है। दरअसल जल्द आ रहा है एआई टोल सिस्टम। नितिन गडकरी ने पूरे प्लान को समझाया है कैसे आने वाले समय में ये एआई सिस्टम काम करेगा। टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों, जाम से आजादी मिलेगी। 2026 के अंत तक पूरे देश में मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। फास्टैग व्यवस्था से एक कदम आगे होगा नया सिस्टम। वाहन के चलते ही टोल कट जाएगा, बिना रुकावट के जारी रहेगा ये सफर। यानी आपकी गाड़ी निकलेगी और टोल अपने आप कट जाएगा। कहीं रुकने की कोई जरूरत नहीं है, फास्टैग की कोई जरूरत नहीं है। आपकी गाड़ी वहां से निकली और आपका पैसा कटा। इससे एक फायदा ये होगा कि अब आपको रुकने का झंझट खत्म हो जाएगा। आपको रुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि चलते चलते ही ये टोल का पैसा है वो कट जाएगा।